जब मैंने लास्ट टॉपिक करवाया था तो तब मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगी वो इस पे लेके आऊँगी कि आप सब जैसे पूछते हो कि सब नहीं पूछते हो, मतलब कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखें प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट जो मैंने स्ट्रैटेजी रखी थी मैं आपको वो बताऊँगी। और वो काफ़ी ईज़ी अप्रोच है अगर आपको कोई भी पेपर को पास करना है, कि पेपर को क्रैक करना है, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए और गेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, अभी तो मैं पर्टिकुलर साइकोलॉजी के लिए बता रही हूँ, बट अगर आप किसी और पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो यही अप्रोच लेके आप चल भी सकते हो, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी ला सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी पेपर को पढ़ते हो, जैसे यूजीसी के लिए आप पढ़ रहे हो, और ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि सारी इम्पॉर्टेंट इसमें, मतलब हर एक टॉपिक जो जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा मैंने बताया आपको। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर ए का भी और पेपर बी का भी। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप ऐसे ही कुछ भी पढ़ते जाओगे, आपको कोई पता नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ें और उसका एक एक टॉपिक आपको ऐसे होना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक इस यूनिट में है, ये टॉपिक इस यूनिट में है, पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस टॉपिक के हिसाब से ए पेपर के लिए तो चलो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, इसके लिए आप KVS मैदान की बुक ले सकते हो। ठीक है, और उसमें काफ़ी अच्छा दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं मेन अपने बी पेपर पे, साइकोलॉजी पे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपने बेसिक क्लियर करने के लिए आपको NCERT से स्टार्ट करना है। 11th और 12th की NCERT, 11th की नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट अगर 12th की बड़ी इंपॉर्टेंट है, 12th की NCERT से ही आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने जब तक अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर दी थी, उससे पहले मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मैंने डायरेक्ट मास्टर्स में ही साइकोलॉजी पढ़ी है, उससे पहले B.Ed में पढ़ी है। तो मुझे नेट के लिए जब मैंने स्टार्ट करना था तो बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, मुझे चीज़ें ही पता नहीं लगती थी। ठीक है, इसलिए मैंने NCERT से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप मास्टर्स करोगे तो उसका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि आप जाके सीधा डायरेक्ट नेट का पेपर क्लियर कर सको। उसके लिए आपको, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन से भी अगर पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट को, उसको भी 6 महीने लगते हैं, बट मुझे सीरियसली 1-1.5 साल लगा है। मास्टर्स के बाद मैंने स्टार्टिंग NCERT से करी है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले NCERT आपको लेनी है, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। उस बुक को कम से कम आपने 3-4 बार रीड करना है। उसके बाद जो उसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दी होती हैं, मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया कि उसके अंदर कैसी हेडिंग दी होती हैं। और वो बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको कोई 130 या 200 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो उसकी हेडिंग दी हुई है, मतलब जो हाईलाइट किए हैं, आपको वो पूरे वर्ड्स पता होने चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गई आपकी, जब आप इस बुक को कंप्लीट करते हो, उसकी जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसकी आप एक अलग से नोटबुक लेके वो सारा नोट करो। फिर आ गई आपकी रॉबर्ट ए बैरन साइकोलॉजी की, एक सिसरेली करके बुक भी है, वो मैंने पढ़ी नहीं है, बट मतलब मुझे बड़े लोगों ने सजेस्ट किया कि वो ज़्यादा इजी बुक है, बट मैंने रॉबर्ट ए बैरन से ही पढ़ा है। क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक पेज के साइड पे जो कंक्लूज़न है या जो इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने हाईलाइट करके साइड पे रखा हुआ है वो। ठीक है, तो मैंने रॉबर्ट ए बैरन की बुक 2 बार पढ़ी है, हो सकता है आपको एक बार पढ़ने से पता लग जाए, बट एक बारी आपको उस बुक को खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे हम डायरेक्ट शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपके थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग वाले चैप्टर्स, ये आपके वहाँ जाके ही क्लियर होंगे। और जो सोशल साइकोलॉजी है उसके लिए स्पेशली NCERT को अच्छे से पढ़ना। एक बार NCERT को पढ़ के एक बार आप उन्हीं टॉपिक्स के लिए रॉबर्ट ए बैरन पे आओ। जब आप उन 2 बुक से पढ़ोगे और उनके शॉर्ट नोट्स करोगे, फिर जाके आप उसके MCQ लगाओगे, तो आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये पूछे ही मतलब रॉबर्ट ए बैरन की बुक से हैं और NCERT से हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी, आपने ये 2 बुक्स अपनी कंप्लीट की, अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, नोट्स मैं अपलोड करती हूँ। जो मेरे नोट्स हैं वो रॉबर्ट ए बैरन की बुक से ही हैं मैक्सिमम, और NCERT से, बट जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। ये है कि समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि PDF निकाल सकते हो उधर से, बट एक बारी खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गई इंपॉर्टेंट थ्योरीज़, जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है पेपर में।
अब जो हमारा नेट का पेपर है उसकी अप्रोच भी मतलब उसका लेवल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, बट इस बारी पेपर उन्होंने थोड़ा इजी पूछा था। इजी ये था कि लेंथी नहीं था पेपर, बट अगर आप बोलो कि ऐसे सीधा सीधा मिल रहा है तो वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब वही बच्चा वो पेपर कर सकता था जिसने कम से कम 10 साल के पेपर सॉल्व किए हैं और अच्छे से मतलब बुक्स तो रीड की ही हैं अपनी। अब आगे इम्पोर्टेंट थ्योरी। सबसे पहले आपको इमोशंस की जो 4-5 थ्योरी हैं वो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। कौन सी थ्योरी में अब देखो आपको क्या पता होना चाहिए। मेन जब आप कोई भी ये थ्योरी करते हो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थ्योरी किसने दी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेट पता हो कि कब दी है, क्योंकि डेट्स के बारे में बड़ा कम पूछते हैं। सबसे पहले थ्योरी दी किसने है, वो थ्योरी किस चीज़ के रिलेटेड है। लर्निंग की थ्योरी है, डेवलपमेंट की थ्योरी है, अटेंशन की थ्योरी है कि मेमोरी की थ्योरी है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, किसने दी है, थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसको किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है, और वो थ्योरी किस थ्योरी के ऊपर मतलब वो थ्योरी किस थ्योरी की वजह से आई है, मतलब किस थ्योरी की इम्प्रूवमेंट में वो थ्योरी आई हुई है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आ गई लर्निंग थ्योरी। अब देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या होता है। ये खुद में एक बड़े ब्रॉड टॉपिक है, मैंने ये करवाए हैं, बट ये आपके इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन में या क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, उसके शेड्यूल्स पता होने चाहिए। मतलब उसमें बड़ी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि चलो उसमें जाके देखना ये। ठीक है, इधर मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, जाके आप उधर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर आ गई थ्योरी ऑफ अटेंशन की थ्योरी। अब देखो हम क्या करते हैं, सिर्फ परसेप्शन की पढ़ते हैं, अटेंशन को छोड़ देते हैं, बट जो अटेंशन की थ्योरी है वो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, इस बारी भी पूछी थी। फिर आगे सोशल साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, कोई 5-6 थ्योरी हैं, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि ये थ्योरी क्या है, एज ए एक्सपेरिमेंट जैसे हैं। और सुनो एक इंपॉर्टेंट बात और जो सोशल साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके रिलेटेड मैक्सिमम सबके साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की थ्योरीज पता होनी चाहिए, फॉरगेटिंग की पता होनी चाहिए। मोटिवेशन की थ्योरी मेमोरी की थ्योरी के साथ, सॉरी मेमोरी और फॉरगेटिंग की, मेमोरी की थ्योरी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो मेमोरी का क्या है, जो एनकोडिंग स्टोरेज रिट्राइवल ये पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ मेमोरी पता होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और किसके साथ कनेक्ट है ये पता होना चाहिए। मेमोरी के साथ कौन सा ब्रेन का पार्ट रिलेट करता है ये पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ कौन सा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ कौन सा है। उसके बाद आ गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, किसकी वजह से होती है, ब्रेन के कौन से पार्ट की वजह से होती है। जो ब्रेन पार्ट हमारा एसोसिएशन में हेल्प करता है उसकी वजह से हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। पूरा कनेक्शन बना के चलना है। ठीक है, फिर आगे आपकी क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पता होनी चाहिए आपको। क्लार्क हल की और भी 1-2 चीज़ें पता होनी चाहिए जो उन्होंने की हैं। फिर आगे गुथरी की थ्योरी पता होनी चाहिए, वन ट्रायल थ्योरी, इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, तो ये भी मैंने करवाया, आप उधर जाके देखना इसको। अब फिर आगे डेवलपमेंटल थ्योरीज़ में आगे जैसे प्याजे की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। और इसको हम और कौन सी थ्योरी मतलब जो प्याजे की थ्योरी है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, स्टेजेस क्या हैं, कौन सी स्टेज, इसमें एज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्री ऑपरेशनल, सेंसरी ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, मतलब कितने से कितने साल के बीच कौन सी स्टेज रहती है, इस थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट है। इरिक्सन की थ्योरी आ गई, 8 स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है, आप प्रीवियस से निकाल के देखना, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी आ गई, कोलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं आपको। साइको एनालिटिक थ्योरी फ्रूड की आ गई, इसको क्या बोलते हैं, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। कभी कभी सिंपल क्या पूछ लेंगे, आपको सामने नाम दे देंगे, प्याजे, इरिक्सन, अच्छा कोलबर्ग, फ्रूड, और सामने इनकी थ्योरीज दे देंगे, कॉग्निटिव, साइको सोशल, साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए अरेंज करना। और कुछ इथोलॉजिकल और इकोलॉजिकल थ्योरीज भी बोलते हैं हम। अब मुझे बताना कि इकोलॉजिकल किसकी थ्योरी को बोलते हैं और इथोलॉजिकल किसकी थ्योरी को बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे इंटेलिजेंस की जो 7-8 थ्योरी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटेलिजेंस के मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड करके रखे हैं, शॉर्ट नोट्स वाले भी, लॉन्ग नोट्स वाले भी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फिर क्रिएटिविटी का भी मैंने बड़ा अच्छे से टॉपिक आपको शॉर्टकट नोट्स दे के रखे हुए हैं, इसकी थ्योरीज पता होनी चाहिए आपको। और मेन इसमें शायद से टॉरेंस का है, उसकी थ्योरीज़ हैं, उसमें स्पेशल जो वो टेस्ट दिए हैं
उसका पूछते हैं, पिक्चर कंस्ट्रक्शन का या फिर पिक्चर कंप्लीशन का, पैरेलल लाइंस का, इस टाइप का इसका कुछ है, उधर जाके देखना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके टिप्स पे होने चाहिए जब आप पेपर देने जा रहे हो, नहीं तो आप अगर ऐसे ही जाओगे कुछ भी रीड करके तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आगे आपकी पर्सनैलिटी की थ्योरीज पता होनी चाहिए आपको सारी, कौन सी थ्योरी किसने दी है, जैसे ट्रेट अप्रोच कौन सी है, ट्रेट कम टाइप अप्रोच कौन सी है, ठीक है। इस टाइप की थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी की, उसमें जाके आप चेक करना। फिर टाइप्स पता होने चाहिए पर्सनैलिटी ABCD, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मोटिवेशन की थ्योरीज आपको सारी पता होनी चाहिए, करवाई है मैंने। स्ट्रेस और कोपिंग पता होना चाहिए। स्ट्रेस और कोपिंग में मैंने करवाया बट वो वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, मैं इसको इन फ्यूचर दोबारा से करवा दूँगी। फिर लोकस ऑफ कंट्रोल पता होना चाहिए किसने दिया है, और इंटरनल लोकस क्या होता है और एक्सटर्नल लोकस क्या होता है ये पता होना चाहिए। स्लाइगमैन की थ्योरी। अब ये जो जितने भी मैंने साइकोलॉजिस्ट के नाम लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, कौन सा आपका कॉग्निटिव पे वर्क किया है किसने, कौन सा आपका ये है बिहेवियरिस्ट में आता है, और कौन सा आपका साइको डायनामिक या साइको एनालिटिक अप्रोच में आता है, ठीक है। फिर आ गई आपकी नेक्स्ट थॉट प्रोसेस। इसके लिए आपको रॉबर्ट ए बैरन का जो ये यूनिट है पूरा कौन सा थॉट प्रोसेस वाला, आपके रूल्स स्ट्रैटेजीज कंसेप्ट फॉर्मेशन लैंग्वेज थॉट वगैरह जिसमें दिए हैं, ये आपको कम से कम 2 बार उधर जाके रीड करना है। आपका ये चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर होगा कि आपका कभी भी वैसा क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसमें जैसे लैंग्वेज, सॉरी इधर मैंने ये दिया नहीं, जैसे सिंटैक्स क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, अच्छा ये सारे पता होने चाहिए आपको। मॉर्फिन्स क्या हैं, फिनोम्स क्या हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ग्रामर में घुसना है, ये पता होना चाहिए मॉर्फिन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है, या किसको कंबाइन करके वर्ड बनता है, इनको अरेंज करना। सिंटैक्स, मॉर्फिन, फिनोम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पूछते हैं। और लैंग्वेज की थ्योरीज़ का पूछते हैं आपको। इस बार भी क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज की थ्योरी से, पेपर जब आंसर की आएगी तो मैं आपको बताऊंगी जब पेपर अपलोड होगा। फिर उसके बाद आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको टाइप और स्ट्रैटेजीज़ पता होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें से। मेटाकॉग्निशन पता होना चाहिए, मेटाकॉग्निशन में से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। और जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये वो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। नहीं तो सिलेबस बहुत लंबा है अगर आप पूरे सिलेबस को फॉलो करोगे, बट ये वो हैं जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जिनमें से पेपर पूछा जाता है, ठीक है। और फिर आ गया सोशल साइकोलॉजी आ गई, और ये पूरा 100% सिलेबस नहीं है, ये कोई 60 या 65% सिलेबस है। अगर आप इसको पूरा पर्टिकुलर अच्छे से पूरा से निचोड़ के पढ़ के जाओगे ना अच्छे से, इसके मतलब बुरी हालत कर दोगे पढ़ पढ़ के, तो आपका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इतने से सिलेबस को भी पूरे अच्छे से पढ़ के जाते हो और इसके MCQ लगा के जाते हो, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बना के अपना रेगुलर रिवाइज़ करते हो। फिर आ गई आपकी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के लिए मैंने पहले भी बता दिया कि NCERT बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरीज आ जाएंगी जो 4-5, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपके एट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सोशल परसेप्शन क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है। सोशल इन्फ्लुएंस में आपका आ गया ओबीडियंस, कन्फर्मिटी, कंप्लाइंस, इन तीनों पे एक एक एक्सपेरिमेंट है वो पता होना चाहिए। किसने एक्सपेरिमेंट दिया है, क्यों एक्सपेरिमेंट दिया है, सबसे पहला किसने दिया था, ठीक है। जैसे सोशल इन्फ्लुएंस पे एक्सपेरिमेंट वो किसने दिया, सोशल फैसिलिटेशन पे, सोशल लूफिंग, ठीक है, इन सब पे एक्सपेरिमेंट है। NCERT पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की स्टेजेस 2-3 साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दी हुई हैं, और जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो ये जैसे फर्स्ट यूनिट में आ जाता है ना, आपका सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है वो इसी टाइप का यूनिट है। उसमें आपको साइको एनालिटिक अप्रोच पता होनी चाहिए, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसके अंडर आते हैं, बिहेवियरिस्ट कौन से हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं, ह्यूमनिस्टिक कौन से हैं, ट्रांसपर्सनल कौन से हैं, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर आगे आपका DSM बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। वो कभी होता है कि हम मतलब अगर ईजी सा पूछ ले तो हम अटैम्प्ट कर पाते हैं, नहीं तो वो DSM 5 का ही पूछते हैं मैक्सिमम, जो हमें कम ही पता होता है। तो इसका आप बेसिक पढ़ लेना, मैंने एक वीडियो इस पर भी अपलोड करी है, जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतनी करी हुई है। नहीं तो अगर फिर जो वो क्वेश्चन पूछेंगे अपने हिसाब का पूछेंगे, बट इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर ICD है आपके सिलेबस में, बट इसका क्वेश्चन बड़ा कम पूछते हैं वो। फिर आ गया इमरजेंस एरिया, यूनिट 10 है जो। यूनिट 10 इतनी लंबी कहानी उन्होंने दी है सिलेबस में, बट जो क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, मतलब हर बार पूछते हैं, एक पीस साइकोलॉजी में पूछते हैं, सॉरी मैंने इधर नहीं लिखा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें वेल बीइंग में से आता ही आता है, हिडोनिक अप्रोच, और ये ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ये एक ही टॉपिक है, एक पेज का टॉपिक है, चलो मैं इसको करवा दूंगी अगर नहीं करवाया होगा, बट एक मैम है उन्होंने करवाया शायद से, ये मैंने खुद अपने टाइम वहाँ से पढ़ा था।
फिर आ गया रिसर्च। रिसर्च आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ए पेपर में भी है, बी में भी है। एक के लिए पढ़ोगे, दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अब रिसर्च से बच्चे इतना डरते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी एक बार इसको छोड़ के गई हूँ, बट छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। देखो, अब जितना उन्होंने सिलेबस दिया है वो आपको सारा नहीं पढ़ना है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं घुसना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च पता होना चाहिए क्या, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए। टाइप्स पता हो गया आपको तो मेथड्स पता होने चाहिए, और उसके बाद प्रोसेस पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। प्रोसेस में देखो वो अरेंज करने के लिए देते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होती है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आएगा, और उसके बाद आप जो भी करोगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट पहले होंगी और टेस्ट एंड में होंगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एक चीज़ और, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड बिल्कुल मत भूलना, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। मैंने स्पेशल मेंशन नहीं किया, बट वो टाइप्स में ही आ जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में से क्वेश्चन पूछते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम तब लेते हैं जब अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, उसमें आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर दो जो आपके वेरिएबल दिए हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी वो। अगर रिलेशनशिप है तो अल्टरनेट होगी। कभी कभी पूछते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है कि नॉन डायरेक्शनल। अगर बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है किसी पे, एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं स्टेटमेंट को, तो वो डायरेक्शनल है, नहीं तो नॉन डायरेक्शनल है। क्योंकि ये ईजी 2-3 क्वेश्चन है जो आपके पैराग्राफ में से निकलते हैं हाइपोथेसिस पे, ठीक है। फिर अगर टाइप 1 एरर होगा तो अल्फ़ा बोलते हैं उसको, टाइप 2 होगा तो बीटा बोलते हैं। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है, जब मैं इसकी बेसिक वीडियो लेके आऊँगी उसमें बताऊँगी, ठीक है। फिर आगे वेरिएबल्स, आपको सारे वेरिएबल्स पता होने चाहिए, इसके टाइप्स पता होने चाहिए। वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या आ जाते हैं आपके, इंटरवल एंड रेशियो। फिर और कौन से कॉन्टीन्यूस होते हैं और कैटेगरिकल होते हैं, ठीक है। फिर आगे आपके सैम्पलिंग पता होनी चाहिए आपको, कौन कौन सी टाइप्स हैं सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके आगे सिंपल रैंडम, फिर स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सी आ गई आपकी, ये आपको पूरी पता होना चाहिए। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इनकी टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करवाई नहीं है करवा दूंगी, बट अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो इसकी टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। फिर आ गया स्टैट, इंपॉर्टेंट डरने वाली चीज़। इसमें से क्या पढ़ना है आपको, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। इसमें मीन, मीडियन, मोड आ जाएगा आपका। कैसे कैलकुलेट करते हैं पूछते तो नहीं है वो, बट डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी का पूछ लेते हैं कि जैसे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, रेंज आ गई आपकी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए, तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्शन। और मीन, मीडियन, मोड से हम करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर आगे एनपीसी कर्व आपको पता होनी चाहिए। एनपीसी कर्व को हम क्या क्या बोलते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आया था। बेल शेप्ड कर्व, गॉसियन कर्व, इसके और भी जो नाम है वो सारे पता होने चाहिए। और फिर आगे आपके पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखो, अब इसमें से भी डर लगता है, बट डरने की बात नहीं है। पैरामीट्रिक टेस्ट आगे जो आपके एनपीसी के सारी इसको मानते हैं, वो आगे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक होते हैं जो कि एनपीसी को नहीं फॉलो करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है उनमें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है, और नॉन पैरामीट्रिक कौन से होते हैं। और अगर जब हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट मतलब जैसे ये है कि अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कोई, तो जैसे आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कि जो आपका टी टेस्ट है उसके लिए नॉन पैरामीट्रिक हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एनोवा के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ठीक है, मतलब कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं एक, इसमें से ज़्यादातर विल्कॉक्सन साइन रैग टेस्ट का ही पूछते हैं, वो मैक्सिमम 1-2 साल से पूछ रहे हैं। कोरिलेशन एनालिसिस पता होना चाहिए आपको क्या है, और रिग्रेशन पता होना चाहिए। बिल्कुल बीच में नहीं घुसना है। ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन में क्या करते हैं हम, सिर्फ हम क्या देखते हैं, कोरिलेशन में हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन है, बट रिग्रेशन में हम उसका कॉज भी देते हैं, ठीक है। इस टाइप की स्टेटमेंट वाइज आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, क्वेश्चन इधर से ही आता है, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ गया, एनोवा आ गया, मैनकोवा आ गया, एनकोवा आ गया, एनोवा हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये आ गया, 1 वे, 2 वे, 3 वे। अब टी टेस्ट हम लगाते हैं जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसके हम मीन डिफरेंस देखते हैं। एनोवा कब लगाते हैं, जब हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है जो कॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस यानी कि जिसमें इंटरवल और रेशियो होता है, ठीक है। इधर ये कहानी नहीं बताऊँगी, जब मैं स्टार्ट का करवाऊँगी उधर बताऊँगी, बट एक मैंने पहले भी करवाया, उधर जाके देख सकते हो। शायद वीडियो इतनी क्लियर नहीं होगी तो मैं अच्छे से और कहीं भी करवा दूँगी, आप कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। अब आ गया हम फर्स्ट यूनिट पे, ठीक है। वीडियो लंबी जा रही है पर अच्छे से देख लेना, 20-25 मिनट लग जाएंगे शायद इस वीडियो को, बट इसमें मैंने सारा इंपॉर्टेंट कवर किया। अब आ गया यूनिट 1। यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको भगवत गीता का पता होना चाहिए,
बुद्धिज़्म का पता होना चाहिए, सूफिज़्म और इंटीग्रल योगा, ठीक है। 4 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हर बार ये नहीं है कि चारों में से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन वो एक में से पूछते हैं। इस बार उन्होंने पूछा था शायद बुद्धिज़्म का पूछा था, कभी वो सूफिज़्म का पूछते हैं, कभी मतलब इन चारों में से एक का क्वेश्चन पूछते हैं, बट करके चारों जाने पड़ते हैं। फिर ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको सब पता होना चाहिए। और पॉजिटिविस्ट अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है ये पता होनी चाहिए। ये आपके ए पेपर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उधर भी इसका क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आगे आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई है। सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद साइको एनालिटिक साइकोलॉजी जैसे कब आई, इसमें आपको ईयर भी पता होने चाहिए। फिर आपकी उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी आ गई थी, पटना, मद्रास, या फिर सोशल साइकोलॉजी पे वर्क हुआ था। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी पे, एक्सपेरिमेंटल सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आ गई थी। मतलब इस तरीके से सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये भी मैंने करवाया, उधर जाके देख सकते हो। बायोलॉजिकल बेसिस आ गया। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर न्यूरॉन का पता होना चाहिए और ब्रेन का पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। न्यूरॉन का आपको एक्शन पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है, इसके सिनॉप्सिस के बीच का डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके न्यूरो ट्रांसमीटर आपको सारे पता होने चाहिए। मैंने 2-3 वीडियो इसकी करवा के रखी हैं, बिल्कुल ऐसे जिस टाइप के अभी क्वेश्चन पूछते हैं उसी टाइप का करवाया। फिर आगे आपको एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें स्पेशली आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पता होना चाहिए और एडेनल ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का इसलिए पता होना चाहिए कि कौन से आपके जो क्या है ये आपके हार्मोन्स या आपके न्यूरोट्रांसमीटर बोल लो, हार्मोन्स बोल सकते हो आप, ये कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं और कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। जो पोस्टीरियर से बड़े कम हैं और आपको पता होना चाहिए जो एंटीरियर से निकलते हैं उनको और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर अडर्नल ग्लैंड में कौन से अडर्नल कॉर्टेक्स से और कौन से अडर्नल मेड्यूला से निकलते हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से ब्रेन के पार्ट आते हैं और लिम्बिक सिस्टम के कौन सा ब्रेन का पार्ट कौन सा बड़ा है साइज़ में, कौन सा छोटा है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है वो। फिर स्कैनिंग मेथड आ गई, इसमें ईईजी आ गई, आपकी एमआरआई आ गई, एफएमआरआई आ गई। इसमें यही पूछते हैं कि ऑक्सीजन किस में इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन किस में इन्वॉल्व होती है, स्कैनिंग टेक्निक कौन सी हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर आ गया उसके बाद आपका स्लीप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी स्टेजेस पूछते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि डिसऑर्डर पूछ लेते हैं स्लीप के रिलेटेड, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एक मिनट, ये रहा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसमें मैंने थोड़े कम डिसऑर्डर लिखे हैं, बट ये मैंने पहले भी बताया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओसीडी पता होना चाहिए आपको पूरा प्रॉपर, डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, हंटिंगटन डिजीज़, सेरिब्रल पैलिसी, स्लीप, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये सारे पता होने चाहिए। और भी 1-2 हैं, मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे इतने ही याद आए जो मैंने लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, जब आप अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते हो, अब आपको ये नहीं है कि जो लंबी लंबी कहानियाँ बना के आपको नोट्स बनाए हैं तो आपको रोज़ वो क्या करने हैं, रिवाइज़ करने हैं, वैसे नहीं चलेगा। आपको जो हर एक टॉपिक के रिलेटेड अपने शॉर्टकट नोट्स बनाने हैं, कम से कम पतले पतले 2 रजिस्टर होते हैं ना, मतलब 100 पेजेस के अंदर आपका ये सारा कंक्लूड हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 250 पेजेस लगा लो, चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रोज़ एक यूनिट को लेके उसको रिवाइज़ करना है। यूजीसी ऐप है एक, मैंने पहले भी बताया है, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से अपने मॉक टेस्ट ख़रीदने हैं। कितने के आ जाएंगे, 250 या 260 के आपको 6 मंथ के लिए मिलते हैं, वो 1 साल के लिए भी है उनकी वैलिडिटी, उस हिसाब से उसका प्राइस है, पर हाँ 200-300 तक ही है, ठीक है। उधर आपको क्या क्या मिलेगा, हर मतलब पिछले साल के सारे मिल जाएंगे, आज तक के जितने साइकोलॉजी के जो पेपर हुए हैं, अच्छा केरला सेट के, महाराष्ट्र सेट के, यूजीसी नेट के सारे मिलेंगे। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी दे सकते हो उसके, ठीक है। ए पेपर के भी मिलेंगे, बी के भी मिलेंगे। आपको रोज़ का एक पेपर उधर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर जो आपके ठीक हो जाएंगे वो तो ठीक, जो आपके गलत होंगे आपको एक को रजिस्टर लगाना है, उस पर अपने करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक रहेगा आपके लिए। फिर आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स उनके भी बनाने हैं जो आप एमसीक्यू कर रहे हो। फिर क्या करना है, रोज़ के रोज़ अपना पुराना रिवाइज़, नया पेपर उसको रिवाइज़। तो यही स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करोगे और एमसीक्यू करोगे। अब आप बोलो कि हमें मतलब लेटेस्ट ट्रेंड का भी वो पूछते हैं, तो क्या साइकोलॉजी में अभी लेटेस्ट चल रहा है हमें वो पढ़ना है, वो हमें ऐसे अपने पर्सनल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बट अगर वो पूरे 100 क्वेश्चन में अगर आपको वो एक क्वेश्चन वैसा दे भी देते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने बाकी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ईजी चैप्टर हैं, ईजी अप्रोच को लेके चलो, जो अच्छे मतलब स्कोरिंग आपके टॉपिक्स हैं, आपको सबसे पहले उन पे कंसंट्रेट करना है और बाकी चीज़ों पे बाद में करना है, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना। अगर बोलोगे ए पेपर के लिए चाहिए कि कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है तो वो भी बता दूँगी। अब रहा कि कौन से पेपर के लिए कैसे पढ़ना है, अब देखो जो गेट का पेपर है उसके लिए ये है कि उधर MSQ आते हैं। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके रिलेटेड आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैंने सिर्फ नेट के लिए पेपर के लिए पढ़ा था, गेट के पेपर को मैं सिर्फ 1 हफ़्ता पढ़ के गई थी, जबकि वो पेपर उससे बड़ी लेट था। क्योंकि मैं पहले से उसको पढ़ रही थी तो मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए मैं उधर जो MSQ थे मैं उनको अटैम्प्ट कर पाई। अगर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ के जाती कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करके, तो उधर कोई चांस ही नहीं था कि मेरे कोई 15 से ऊपर भी आते हैं, मैं पास भी होती, ठीक है। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे तो अपने लिए ही पढ़ोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, ठीक है। अगर सही से पढ़ोगे, अपने नोट्स वगैरह अच्छे से करोगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, तो आपका 6 महीने में भी आराम से पेपर क्लियर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये स्ट्रैटेजी बनाने में, ऐसे नोट्स बनाने में मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं सारा खुद से ही करके इधर तक मतलब अपने हिसाब से किया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। आप 6 महीने में बड़े आराम से कर सकते हो इसको। ओके, थैंक यू।